नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स आज के सेशन में फिनिश करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाला है पीसीएस का, उसमें भी उसकी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो आने वाले अन्य एग्जाम है, जैसे कि पेट का भी एग्जाम होने वाला है। पेट के साथ साथ ये जो एसआई वाला आ रहा है, अभी आया तो नहीं है लेकिन जल्द आने वाला है, तो उस समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारा, और इसे एक सिंगल वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पूरे की पूरी करंट अफेयर्स पूरे एक वर्ष का, इसमें 13 महीने हैं, देख रहे हो आप लोग, पूरे जो है ये कब से कब तक का है, मई 2024 से लेकर के हमने इसे मई 2025 तक, यानी कुल 13 महीने का करंट अफेयर्स आप सभी को उपलब्ध कराने वाला हूं। सेशन के बाद आप लोग इसका पीडीएफ जो है हमारे मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड करना चाहते हैं, और वैसे छात्र जिन्होंने हमें सेशन नहीं उन्हें लेना है, केवल उसे पीडीएफ चाहिए, तो वो भी हमारे मोबाइल ऐप टेस्ट साथी की जो मोबाइल ऐप है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल ये 13 माह का करंट अफेयर्स यहाँ पर उपस्थित है। कुल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 96 पेज हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छी खासी आपको जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स मिल जाएगी। इतना पूरे एक वर्ष का संकलन बहुत ही आसान नहीं था दोस्तों आपके लिए उपलब्ध कराना। कोई भी टेस्ट संस्थान आप देखे होंगे, किसी भी दूसरे जो चैनल हैं, जो इंस्टीट्यूट है, वो 2-4 पेजों में एक महीने का करंट अफेयर्स फिनिश कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने कठिन परिश्रम के साथ इसे मैगजीन को तैयार किया है। इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का बजट और जो उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा है वो भी हम फरवरी माह में पढ़ेंगे। जब 2025 वाला करंट अफेयर्स आएगा तो उनके साथ आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो एक वर्ष के करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आज के सेशन में बजट भी इसको फिनिश करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक बार जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, छत पे जाके वॉकिंग कर रहे हो या ग्राउंड में हो, इसे बजा के मोबाइल में और ईयरफोन लगा के कान में सुन सकते हो। इसी तरह से आपका रिवीजन होता जाएगा। यदि आप बैठ के देख पा रहे हो तब तो आप स्क्रीन पर देख भी पाओगे, तो ये अच्छा तरीका है। तो आपको जैसा टाइम मिले इसे एक बार चला के छोड़ सकते हो, क्योंकि एक लंबा वीडियो है, 4-5 घंटे का तो बनना तय है। इसका 96 पेज है तो आसान तो होगा नहीं। यदि आप इसे बैठ के देख सकते हो तो वो भी कर सकते हो, वो तो अच्छा तरीका वही होगा। लेकिन यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो इसे बार बार कम से कम 1-2 बार आपको देखना ही पड़ेगा रिवीजन। यदि 4-5 घंटे में आप एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ पा रहे हो तो इससे बेहतरीन क्या हो सकती है। तो हम लोग समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे पहुंच जाते हैं अपने अपने सेक्शन की ओर, और हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग पहले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा देख रहे हो ना आप इंडेक्स में, मई 2024 से लेकर के हम कहां से कहां तक जाने वाले हैं। मई 2024 से लेकर के मई 2025 तक के करंट अफेयर्स को आज के सेशन में फिनिश करने वाले हैं। सब कुछ स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये जो फरवरी 10वां टॉपिक जो है हमारा फरवरी 2025, इसी में हम लोग यूपी बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग मई 2024 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करते हुए हम लोग 2025 तक का करंट अफेयर्स फिनिश करने वाले हैं। इसमें हम जून का भी करंट अफेयर्स आपको इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जून वाला तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन यदि पूछेगा तो भी, नहीं पूछेगा तो भी हम आपको अलग से एक अलग के दूसरा वीडियो में हम इसे प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग सेशन के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वाला होने वाला है। ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन जरूरी है, तो करना तो पड़ेगा ही आपको। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्का लाइन कॉरिडोर का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मेट्रो को मंजूरी दी है। तो इसे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को इसकी जो है मंजूरी दी गई है। नोएडा मेट्रो की एक्का लाइन को इसे बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक विस्तारित किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक्का मेट्रो लाइन जो है किससे संबंधित है, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, और ये बोटेनिकल गार्डन से लेकर के सेक्टर 142 तक जाने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेंटिनल सर्विलांस जो है हॉस्पिटल लैब यानी कि SSH लैब किस उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। तो इसे स्पेशल फॉर डेंगू वायरस के निदान के लिए जो है इसे बनाया जा रहा है, जिसमें डेंगू के साथ साथ मलेरिया, स्क्रब टाइफस और चिकनगुनिया की भी जांच की जा सकेगी। हाल ही में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में इसका केंद्र चर्चा में रहा है। इसका संबंध किस स्थान से है, तो उत्तर प्रदेश के चांदी नगर से जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। गरुड़ जो हमारा कमांडो है, एयरफोर्स कमांडो, इसकी प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाता है चांदीपुर से, चांदी नगर से, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो ये गाजियाबाद में मनाया जाता है।
और ये इस बार ये 17 मई को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया गया था? तो इसे भारत सरकार के जो डीओटी है, यानी कि दूरसंचार विभाग है, इसके द्वारा मनाया गया था। और इसका जो थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, इस थीम के लिए मनाया गया था। मई माह में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रशिक्षण के लिए आईबीएम, ये अमेरिकी कंप्यूटर निर्माण कंपनी है, आईबीएम के साथ किस विश्वविद्यालय ने समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश की एक तकनीकी यूनिवर्सिटी ने इसके लिए क्या किया है? इसके साथ आईबीएम के साथ समझौता किया है। और किस योजना के तहत? तो इंडस्ट्री 4.1 4.0, ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है इंडस्ट्री 4.0, तो इसके साथ किया गया है। ठीक है दोस्त, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाएगा। जलपूर्ति अनुभाग 3 और नमामि गंगे, जलपूर्ति अनुभाग 3 और नमामि गंगे के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के कितने जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है? ये एक अच्छी खबर है। इससे पहले आप लोगों ने जितने शहरों में सुना होगा भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर भूजल स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 72 जिले हैं, जिसमें प्रयागराज को भी इंक्लूड किया गया है। ये क्रिटिकल जोन की संख्या अब घट गई है। ठीक है ना, क्रिटिकल जोन उसे कहा जाता है जहां पर जल स्तर की संख्या में कमी आ गई है एक जोन से नीचे। कांवर माह के लिए विशेष रूप से एनजीटी ने 33,000 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी है। एनजीटी से अनुमति मांगी है किसने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कांवर माह के लिए। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, केवल आप धर्म के नाम पर आप 33,000 पेड़ों को काट रहे हो, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तभी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मांग की है, और इसके तहत गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक फैली 3 जिलों के 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी गई है। अभी भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी में पर्वतमाला परियोजना के तहत इसे लॉन्च किया जा रहा है, और इसका उद्घाटन मार्च 2022 में ही किया गया था, लेकिन अभी अगस्त 2024 में इसे फिनिश किया गया, तो इसलिए हमारे लिए उपयोग है। ठीक है ना। चुनावी नतीजों से संबंधित कलर कोड योजना किस शहर में शुरू की गई है अभी हाल ही में? तो इसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में शुरू किया गया है, जिसमें रंगों के जरिए सूचना प्रदर्शित करने वाली प्रणाली लागू की गई है। मई माह में मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए मोबाइल ड्रोन वाहन एमडीवीज का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि एमडीवीज क्या होता है, एमडीवीज ये क्या होता है? तो मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ड्रोन वाहन है ना, इसे लखनऊ में इसे शुरू किया गया था। इसे मतदान केंद्रों की निगरानी संभव हो सकेगी। अभी हाल ही में बीएचयू के किस विभाग ने हर्बल तरीके से घी विकसित किया है? तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। तो अभी हाल ही में बीएचयू के दुग्ध विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे हल्दी से बने करक्यूमिन युक्त हर्बल देसी घी को बढ़ाया है। इससे मेमोरी क्षमता बढ़ सकती है, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। मानसी महेश्वरी ने 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ये प्रतियोगिता जीती है, उसमें तीसरा श्रेणी का ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस फिल्म का नाम क्या है? तो बन्नी हुड नामक फिल्म में इसे ये पुरस्कार दिया गया, और मानसी महेश्वरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए जोड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीयत के अनिवार्य पंजीकरण को समाप्त करने के साथ साथ किस कानून को अभी हाल ही में रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169(3) को रद्द कर दिया है। इस अधिनियम की धारा 169 को रद्द कर दिया है, पूरे अधिनियम को नहीं किया, बस अधिनियम के केवल प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना। किस विश्वविद्यालय ने योग सूत्र समूह नामक एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया था? तो बीएचयू ने अभी हाल ही में इस योग सूत्र समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्त। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा YEIDA द्वारा अभी हाल ही में एक प्रणाली शुरू किया गया है, इसका नाम है भवन योजना प्रबंधन प्रणाली। तो ये उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भवन योजना प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में कृषि भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कह रहा है कि आयोजित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया था, किसके समझौते सहयोग के साथ इसे आयोजित किया गया था? तो अभी हाल ही में CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा नवंबर 2024 में इसे समझौता किया था। चूंकि ये हम लोग मई का पढ़ रहे हैं ना करंट अफेयर्स, लेकिन ये सम्मेलन नवंबर में होने वाला था, इसी के लिए समझौता किया है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए समझौता किया? भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ। किस लिए? तो कृषि भारत शिखर सम्मेलन के लिए। बजट 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार कार्गो आवाजाही में तेजी के लिए कितना निवेश लक्ष्य रखा है? तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ठीक है ना। इसमें शिक्षा के लिए 14.5%, स्वास्थ्य के लिए और सड़क के लिए भी उसने अलग से प्रावधान किया है। किस जिले की गुलाबी ई रिक्शा पिंक ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन सरकार ने अमल कुलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें देखिए अलग अलग पूछा जा सकता है।
अभी ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन सरकार ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस महिला को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया, या ये पूछा जा सकता है अभी हाल ही में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये बहराइच की रहने वाली 18 वर्षीय एक आरती कुमारी हैं, जिसे ब्रिटेन के राजा के द्वारा चार्ल्स तृतीय के द्वारा सम्मान पुरस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट 2024-25 के लिए कितनी प्राप्तियां जो हैं होने का अनुमान है, तो लगभग 6.10 लाख करोड़ रुपया जो है रेवेन्यू से जनरेट करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ये ग्रोथ रेट की बात कर रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार 2024 में जो है 5.8% की ग्रोथ रेट की थी, वृद्धि किया था। ठीक है, और अनुमानित जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीएसडीपी है, यानी कि राज्य की जो जीडीपी है, ये देख रहे हो ना 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है, 25 लाख करोड़ रुपए में 6 लाख रुपए इसके रेवेन्यू से प्राप्त होता है, बाकी जो है ये सरकार ऋण लेती है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं सरकार की। क्लियर है दोस्त? तो ये आप इकोनॉमिक्स के इस तरह के डाटा पूछे जाते हैं ना, कि कितना राज्य का जीडीपी है, राजस्व प्राप्ति से कितना प्राप्त हुआ, पूंजीगत प्राप्ति से कितना हुआ, इस तरह से चीजें पूछी जा सकती है। जीडीपी के बाद पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति इनकम क्या है। प्रति व्यक्ति जीडीपी का यही मतलब होता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार की 96,193 रुपया उत्तर प्रदेश की प्रति कैपिटा जो है इनकम है। ठीक है, अब हम लोग जो है जून करंट अफेयर्स की ओर जंप कर गए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। जून 2024 के करंट अफेयर्स देखिए। आदर्श दलहन ग्राम कहां पर विकसित, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में विकसित किए जा रहे हैं, तो बुंदेलखंड जिलों में। आदर्श दलहन ग्राम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिलों में जो है इसे शुरू किया गया है। किस प्रदेश सरकार द्वारा डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया? डायरिया रोको अभियान जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया था, और इसे 1 जुलाई 2024 से शुरू किया गया था। तो कभी कभी हद कर देता है सरकार, जब आयोग, कि इसमें एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया जाता। तो यदि आप लोगों को पॉसिबल हो तो डेट भी याद रखिएगा कि ये डायरिया रोको अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखना ही है। दूसरा, कब शुरू किया गया ये भी याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस कक्षा में बच्चों को स्कूल में तंबाकू मॉनिटर नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, तो राज्य में जब देखा जा रहा था कि जब बच्चा वयस्क होने लगते हैं तो तंबाकू खाने लगता है ना, तो ये 9वीं से 12वीं तक के लिए ऐसा किया गया है। और किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना का स्वेच्छा से छोड़ने वाले किसानों में सबसे आगे कौन है? तो अभी बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 1, 2, 3 है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपया दिया जाता है ना, उसका लाभ इन 3 राज्यों के छोड़ने के मामले में सबसे आगे है। केन बेतवा परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि जो है जारी किया है? तो अभी हाल ही में 45,000 करोड़ रुपया जो है ये लॉन्च किया गया। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हृदय यंत्र नामक एक कृत्रिम हृदय मशीन जो है, एक पेस मेकर नामक चीज जो है बनाई है, इसका नाम है हृदय यंत्र, है ना। इसे आईआईटी कानपुर ने बनाया है, और इसको ट्रायल कहां पर किया गया था? तो इसे बकरी के पहले हार्ट में लगाने की कोशिश की गई थी। टाटा सन्स ने किस शहर में भारतीय मंदिर संग्रहालय बनाने की जो है ये बनाने के लिए एमओयू साइन किया है? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। ठीक है ना, किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये भारतीय मंदिर संग्रहालय, इंडियन टेम्पल म्यूजियम, तो अयोध्या शहर में टाटा ग्रुप के द्वारा, और इसकी जो लागत होगी वो 650 करोड़ रुपए का होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया था? कहां पर? ये संगोष्ठी का मतलब सम्मेलन होता है एक प्रकार से। तो कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मेलन या संगोष्ठी का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में। कब किया गया था? तो हम लोग जून 2024 का करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो जून 2024 में इसका आयोजन किया गया था। एक जिला एक इनक्यूबेटर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एक जिला एक इनक्यूबेटर योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दोस्तों, आप लोग हमारे क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है। ठीक है ना, और आरओ छोटी मोटी एग्जाम तो होती नहीं है ना, ग्रुप सी लेवल का एग्जाम है, इतनी छोटी एग्जाम तो है नहीं जो छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे। देख रहे हो ना आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पर योजना को क्लियर किया है, योजना को यहाँ पर शामिल किया है, और यही चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अभी हाल ही में है एक जिला एक इनक्यूबेटर योजना उत्तर प्रदेश। दूसरा है उत्तर प्रदेश माटी कला रोजगार योजना। माटी कला ये कुम्हारों के लिए है। तो उत्तर प्रदेश माटी कला योजना में कितना बैंक ऋण जो है दिया जाता है? तो लगभग 95% तक बैंक जो उसकी प्रोजेक्ट लागत का 95% तक दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निर्माण के लिए किस शहर पर ध्यान केंद्रित, यानी कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा?
तो लखनऊ में इसमें क्या किया जाएगा, तो कमल के आकार का एक पार्क स्थापित करने की जो है घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश का भी हाल ही में 5वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। देख रहे हो ना क्वेश्चन का दोस्त स्टैंडर्ड हमारा, ठीक है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये जो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा, ये 3 जिलों में विस्तृत है। डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की शिल्पी अग्रवाल ने जो है शीर्ष स्थान प्रदर्शित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य यूनिवर्सिटी मुरादाबाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, नया नाम रखा गया है इस यूनिवर्सिटी का। अब नया नाम रखा गया है गुरु जाम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ठीक है ना। 2029 तक हर साल मोटो जीपी की मेजबानी किस शहर में की जाएगी, यानी कि अगले 5 सालों तक जो है मोटो जीपी का मतलब होता है मोटर रेसिंग प्रतियोगिता, यह हर साल नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ही आयोजित करने के लिए सरकार ने एमओयू साइन किया है। यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी, पूजा तोमर। ये कहाँ की रहने वाली है, तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जो है भगवत महापुराण मंदिर कहां पर निर्माण किया जाएगा, वृंदावन मथुरा में, ठीक है। श्री भगवत महापुराण मंदिर कहां पर, तो वृंदावन मथुरा में। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, 12 जिलों से, जिसको मेरठ को प्रयाग से जोड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगी। 100% भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण हस्तांतरित करने वाला राज्य जिला बना है उत्तर प्रदेश का। ये 4 जिले हैं, जिसमें शामली जिला, फर्रुखाबाद जिला, अमेठी जिला और कुशीनगर जिला। ये उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जिन्होंने 100% भूमि का डिजिटलीकरण कर लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों की सबसे अधिक योजना जो है, सबसे अधिक संख्या कहां पर, उत्तर प्रदेश। अभी पिछले हम लोगों ने 1 साल का करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया था, जब हमने मंथली वाला करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, आपने देखा था कि कुल मिला के 10 से 12 ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप स्थान प्राप्त किया है पूरे देश में। तो यहाँ भी आप याद रखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नाता प्रथा ये किस चीज से संबंधित है, तो नाता प्रथा जो है अभी हाल ही में ये मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। अभी हाल ही में इस संस्था ने एक नोटिस जारी किया है इसको लेकर के, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कितने आकांक्षी जिलों ने वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अभी हाल ही में, उत्तर प्रदेश के कुल मिला के 8 जिले हैं जिन्होंने वित्तीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, टॉप का स्थान पर आया। इसमें बहराइच जिला, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र ऐसे जिले हैं। एशियाई वल्चर किंग का प्रजनन और प्रशिक्षण जो है संरक्षण केंद्र अभी स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, और भारत का जो है जटायु संरक्षण केंद्र महाराजगंज में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है गिद्ध और जटायु की जो प्रजाति है, यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में ही है। एक परिवार एक पहचान नामक योजना, एक परिवार एक पहचान नामक योजना किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वर्ष 2027 तक जो है मलेरियाओं का उन्मूलन कर दिया जाए, ठीक है ना। इस किस कार्यक्रम के तहत, तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के तहत, ठीक है दोस्त। अब हम लोग जुलाई और अगस्त का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि आप लोगों के मन में ये भी हो रहा होगा कि काफी जल्दी जल्दी हमारा मंथ क्लियर हो रहा है, मतलब कि 2-4 पेजों में, हम लोगों ने अभी तक 5 पेज ही पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने 2 महीने पढ़ लिया। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हम लोग मई का पढ़ रहे हैं ना, हमने 13 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और यदि इसमें जून 2025 का भी शामिल कर दीजिएगा तो 14 महीने हो जाएगा। तो हमें 14 महीने का नहीं पढ़ना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। तो हमने मई और जून को जो है केवल उसमें से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी को उठाया था, लेकिन अब जो आगे आने वाले हैं वो काफी लंबे चौड़े महीने हैं, वहां अधिकतर इंपॉर्टेंट चीज को आप देख रहे होगे ना, जब पुराने डाटा हो जाते हैं तो वहां से कम पूछे जाते हैं। तो मई 2024 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि कई सारी योजनाएं होती है जो पुरानी योजना होती है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने उसको मई को और जून को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया था 2024 वाले को। लेकिन अब जो हमारा जो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा मैगजीन मोटा होता जाएगा। अभी देख रहे हो ना 5 पेज में हमने 2 महीने का खत्म कर लिया, लेकिन अब जो है काफी मोटी आने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि यही अब यहाँ से आपका 1 साल पूरा होने वाला है। जुलाई जो हमारा आ रहा है ना, तो ये अब 1 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब हम लोग जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लो। गगनयान मिशन
ये इसरो की और नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, गगनयान मिशन। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रीय न्यूज है। हमें क्यों पढ़ना है? हमें इसलिए पढ़ना है कि गगनयान मिशन में 3 मेंबर को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस 3 मेंबर में एक मेंबर उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ का रहने वाला है, उसका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है दोस्त, इसलिए ये हमें पढ़ना है गगनयान मिशन में। ये इसके तहत 400 किलोमीटर तक की जो है पृथ्वी की जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसमें मानव को भेजा जाएगा। ये जो हमारे कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, ये वहां तक जाएगी। ठीक है, धर्मांतरण विरोधी कानून। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम ये 2024 जो है पारित किया है। इसका उद्देश्य है नाबालिग को, दिव्यांग लोगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित व्यक्ति के लोगों को, समूहों को सुरक्षित करना धर्म परिवर्तन से। ठीक है, तो अभी हाल ही में इस अधिनियम को जो है पारित किया गया था। इसके प्रावधान है कि ये जो है धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन ये जो ओरिजिनल कानून था ये था उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। तो ये 2 चीजें पूछी जा सकती है आपसे। ये तो पूछा जाएगा कि ये जो धर्म परिवर्तन अधिनियम विरोधी अधिनियम है, इसका मूल नाम क्या है? तो ये है इसका मूल नाम ओरिजिनल 2021 में पारित किया गया था ओरिजिनल कानून, और इस अभी हाल ही में इस कानून में संशोधन किया गया है। संशोधन क्यों किया गया? तो ये जो पुराने कानून थे ये पर्याप्त नहीं था अपराध को रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। अभी हाल ही में इसलिए नया कानून पारित करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने, तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किया गया था। ठीक है, धनपत राय सचदेवा की स्मृति में। इंटीग्रेटेड विनिर्माण और रसद क्लस्टर का भी हाल ही में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो एक्सप्रेस वे है उसके 33 जिलों के 33 स्थानों पर इंटीग्रेटेड विनिर्माण और रसद क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के 33 शहरों में, देख रहे हो ना, यहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये जो 30 के 30 क्लस्टर हैं 30 जिलों के, ये 5 गंगा एक्सप्रेस वे के पास स्थित होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 33 जो इंटीग्रेटेड सेंटर हैं ये गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित होगा। बुंदेलखंड सौर परियोजना, ये राज्य का सबसे बड़ा जो है सौर परियोजना होगा। ये कुल 3 जिले में बुंदेलखंड एरिया के झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में स्थापित किया जाएगा, जो 9000 एकड़ में फैला होगा। और इन तीनों की जो क्षमता होगी ये 2000 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 मेगावाट दोस्त बहुत बड़ी परियोजना हो जाती है सौर ऊर्जा। ये कम से कम 5 जिलों को जो है ये बिजली दे सकता है। और यदि नोएडा और गाजियाबाद जैसा जिला है तो फिर ऐसे ऐसे 2 जिलों को ये बिजली पहुंचा सकता है। 2000 मेगावाट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार की ने जून से जुलाई तक चलाने के लिए विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान के दौरान महिला नसबंदी के मामले में पूरे देश महिला नसबंदी के मामले में वाराणसी जिला ने पूरे उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? तो महिलाओं की नसबंदी कराई जाती है। और इस महिला नसबंदी के मामले में उत्तर प्रदेश का जो बनारस जिला है पूरे राज्य में सबसे अव्वल आया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो दोस्त, कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूं मैं। ठीक है, इसी तरह के आगे भी आप लोग बने रहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैंने उस सबको इंक्लूड किया है यहाँ पर। अयोध्या की सौर उपलब्धि। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली उत्पादन हासिल किया है। इसे जो है उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 के आदर्श सौर शहर का खिताब दिया गया है। अयोध्या में देख रहे हो ना, केवल 40 मेगावाट का बिजली पैदा किया, तो इसके लिए आदर्श सौर ग्राम शहर का नाम दिया गया था। लेकिन पिछले हमने देखा ना कि 3 जिलों में 2200 मेगावाट बिजली उत्पादन किया गया, तो 2200 बहुत ज्यादा हो जाता है। एक शहर में 50-100 गीगावाट जो मेगावाट बिजली होती है पर्याप्त होता है उसके उत्पादन के लिए, यूज के लिए। ठीक है, लोक गायक का निधन। अभी हाल ही में एक कजरी गायक के प्रसिद्ध थे, मिर्जापुर के रहने वाले थे, जिसका नाम था अजीता श्रीवास्तव। एक फीमेल थी, इन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। 70 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। ये किस चीज से संबंधित है? तो कजरी गायन से। ठीक है, मिर्जापुर के रहने वाली थी। मेडिकल कॉलेज। अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेजों को जो है मंजूरी दी है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। ये सातों के सातों नए हैं। साथ ही 2 जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश के
इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। यदि आप लोग याद रखिएगा तो इसके जिलों के नाम भी याद रखिए कि किन किन जिलों में जो है इसकी स्थापना कराई जा रही है। अभी हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। लखनऊ में कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। रोजगार और ऋण मेला, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में जो है एक बड़े रोजगार और ऋण मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था। साथ ही इसमें ऋण मेला के तहत एमएसएमई उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया गया था। तो एक रोजगार के साथ साथ रोजगार मेला तो था ही, जिसमें 5,000 युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र दिया गया, और इसमें ऋण मेला के तहत एमएसएमई उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया था। पर्यावरण के विनियमन से संबंधित अभी हाल ही में एनजीटी ने जो क्या किया था, उत्तर प्रदेश के अनधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट निपटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और उल्लंघन करने पर 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक जुर्माने लगाने का आदेश भी दिया है। कानूनी परिवर्तन के मामले में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड की टीमों को पुनः सक्रिय कर दिया था। आपने देखा था जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी तब इसमें लवर्स को जो है पकड़ने के लिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। इसे फिर जब बाद में काफी विवाद उठने लगा तो इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिल्म में पिछली साल जो है फिर से इसे शुरू कर दिया गया था जुलाई महीने में। सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है सर्वोच्च प्राथमिकता है उसकी। कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित, ये याद रखिएगा किसके द्वारा वित्त पोषित है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 4,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है, कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना। तो ये परियोजना कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके सहयोग से, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, इसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया। इसकी लागत 4,000 करोड़ रुपए है। इसके पहल से पूर्वी उत्तर प्रदेश का और बुंदेलखंड के 28 जिलों में किसानों और किसान समूहों को ऋण दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये मोटा मोटी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मनाया गया था। 23 अगस्त को क्या किया गया था, 23 अगस्त को पिछले साल जो है 2023 में चंद्रयान मिशन जो है सफल हुआ था और चंद्रमा पर जाके लैंड किया था सॉफ्ट लैंडिंग में, इसी के स्मृति में ये मनाया जाता है। पर्यटन के देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों और बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है और 2028 तक चाहती है सरकार कि अपने पर्यटन के आकार को 5 गुना बढ़ाया जाए। तो ये आप याद रखिएगा, सरकार 5 गुना पर्यटन बढ़ाना चाहती है केवल आने वाले 3 सालों में। 3 सालों में 5 गुना पर्यटन बढ़ाना चाहती है और सरकार चाहती है कि पर्यटन के आकार को इतना बढ़ा दिया जाए कि उसके जीवीए में 70,000 करोड़ रुपए का योगदान देने लगे। साथ ही सरकार का यह भी लक्ष्य है कि 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना, यानी कि 2028 तक 80 करोड़। इसका मतलब है कि वर्तमान में 16 करोड़ लोग भारत में आ रहे हैं, और सॉरी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तभी तो 5 गुना यानी कि 16 पच्चे 80, यानी कि 2028 तक 80 करोड़ लोग पर्यटक। तो इसमें 2 बातें एक तो याद हो गई, एक तो इनका टारगेट पता चल गया, दूसरा ये पता चला कि अभी जो है कितने आ रहे हैं, तो 16 करोड़ आ रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा भगवान कृष्ण की 5251वीं जयंती। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में कैसे पूछा जाएगा, पहले तो ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भगवान कृष्ण की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो 5251वीं जयंती मनाई गई थी इस साल, है ना। और कहां पर मनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में मनाया गया था। क्लियर है। इसमें 583 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया था। विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली शुरू की गई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, विद्या समीक्षा के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है अभी सरकार। इसमें अभिभावक, छात्रों और जो है शिक्षकों को स्कूली शिक्षा से संबंधित जो है सवाल पूछे जाने और उसके समाधान की कोशिश की जाएगी। रामलला, अभी हाल ही में रामलला की जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च के बीच 363 करोड़ रुपए का दान मिला है। हमारी जो रामलीला मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था, देख रहे हो ना, 1 साल में 363 करोड़ रुपए दान मिले, तो ये एक उपलब्धि है। ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो अभी हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना, उद्यमिता में रुचि रखने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका दूसरा लक्ष्य है कि राज्य में 10 लाख MSME इकाइयां स्थापित करना और साथ ही
ये जो निवेश हो जाएगी इतने, तो इससे 16.2 मिलियन लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस योजना से। ठीक है। अभी हाल ही में अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अमेठी जिले, ये लखनऊ रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अमेठी जिले के कासिमपुर हॉल्ट को अब जॉयस सिटी के नाम से जाना जाएगा और जॉयस स्टेशन का नाम अब गुरु गोरखनाथ धाम होगा। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? गोरखपुर वन विभाग के केंद्रपुर रेंज में स्थापित किया गया है। अगला है हमारा संस्कृत साक्षर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की जो है निर्णय लिया है। इसके तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपए से कम पारिवारिक आय वाले लोगों की जो पूर्व अनिवार्यता थी अब हटा दिया गया। यानी कि ये योजना पुरानी योजना थी जिसमें पहले केवल उन्हीं को छात्रवृत्ति दिया जाता था जिसकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है। अब क्या किया जाएगा? अब जो है सभी लोगों को, जो भी कोई संस्कृत के अध्ययन करेगा उन सभी को ये इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। ठीक है। पैरालंपिक। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर की प्रीतिपाल ने पेरिस पैरालंपिक में 100 मीटर की रेस में क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। व्यावसायिक मिशन। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड है उससे संबद्ध कक्षा 6 से क्या किया है? व्यावसायिक शिक्षा शुरू किया, वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कक्षा से, है ना, वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन देने की शुरुआत कर दी है। ठीक है। ये सरकार जो है, अब देख रहे हो ना, समझ रहे हो, सरकार जो देश में आईआईटी, अपने राज्यों में आईटीआई स्थापित किया है, आईटीआई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तो इसमें तो शिक्षा दे नहीं पा रही है, उनको वोकेशनल एजुकेशन उपलब्ध नहीं कर पा रही है और चाहती है कि बच्चा जो दूध पीते जो बच्चे होते हैं ना कक्षा 6 में, अब उनको वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए। अब सपने देख रही है सरकार, या फिर कह दे सकते हो कि पैसा फेंक रही है। जो पढ़ने लायक है आईटीआई में पढ़ने वाले उसको तो दे नहीं रही है। पॉलिटेक्निक वाले सब वैसे ही पढ़े हुए हैं, वहां पर कुछ है नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास, और 6ठी कक्षा को व्यावसायिक शिक्षा देगा। अब सशस्त्र सेना महोत्सव अगला है हमारा। अभी हाल ही में लखनऊ के लोगों ने, यानी कि लखनऊ में मनाया गया था 3 से 5 सितंबर तक, है ना, लखनऊ कैंट में इस सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया था 3 से 5 सितंबर तक। ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल। अभी हाल ही में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी चिकित्सा कक्ष की स्थापना की गई है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी चिकित्सा कक्ष की स्थापना की गई है जहां पर 24 घंटे डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये दोबारा फिर से चर्चा में आ गया है। अभी हाल ही में ये परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच चर्चा में रही है। इस लिंक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तेजी लाने के लिए अभी आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने अभी इन दोनों राज्यों को ऐसा आग्रह किया था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में NILIT यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 53वां प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर 300 छात्रों को ट्रेंड करने की कैपेसिटी है। आभा का मतलब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ये एक आभा आईडी होता है। ठीक है। जैसे आधार आईडी होता है ना, तो ऐसे आभा आईडी होता है। इसके माध्यम से 1 करोड़ टोकन जारी करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो बताया था ना कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सरकारी योजना के लाभ उठाने के मामले में काफी आगे रहती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से क्या किया है? आभा आईडी क्रिएट करने के मामले में पूरे देश में अव्वल लाया है। ठीक है। आभा क्या है? आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है सभी परिवार को, हर नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने की शुरुआत की गई है। ये जो आभा है इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। आभा एक 14 अंकों का एक यूनिक आईडी होता है। इसे पहले हेल्थ आईडी भी कहा जाता है। तो सभी इसके डायमेंशन सब याद रखिएगा। फसल वस्तु बोर्ड। अभी हाल ही में फसल विशिष्ट वस्तु बोर्ड की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में, ताकि इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य है, इस पहल का लक्ष्य होगा 50,000 करोड़ रुपए की वार्षिक कृषि निर्यात प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है अगले 4 वर्षों में कृषि को उत्पादकता को बढ़ाया जाए, खास खाद्य प्रसंस्करण को, पहले तो उत्पादकता बढ़ाना, फिर उसके प्रोसेसिंग को भी बढ़ाना और कृषि मूल्य श्रृंखला को पुनर्जीवित करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है। कांवड़ यात्रा मार्ग।
कांवड़ यात्रा मार्ग अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये काफी विवादित फैसला था सरकार का, ठीक है। दुकानदारों को कहा गया था कि नेम प्लेट लगाना है, ठीक है, ताकि मुसलमानों के यहाँ पर कोई खाना न खाए। तो ये गलत नीति है ना। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य और पेय पदार्थ की दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप लगाया तो इस फैसला को वापस ले लिया गया था। धार्मिक आयोजन में भगदड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 121 लोगों की मौत हो गई थी। एक बाबा का ये संत समागम चल रहा था उत्तर प्रदेश में, हाथरस शायद जिला था ये, आप लोगों को याद होगा ना, हाथरस जिले में ये कांड हुआ था पिछले साल, ये हाथरस में हुआ था। तो इस पर रशियन सरकार ने, रशियन के जो राष्ट्रपति हैं, उसने क्या किया था, कमेंट करके अपना दुख जताया था। तो हाथरस में कांड हुआ था। एग्री जंक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी में प्रशिक्षित युवा किसानों के लिए कुल मिला के 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोलने की योजना बना रही है, ठीक है। तो कहां पर, काशी में। रक्षा विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के, ठीक है। श्री जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा, तो जगन्नाथ मंदिर वैसे तो पुरी में है, लेकिन ये यहाँ पर प्रयागराज की बात कर रहा है। जगन्नाथ स्वामी ये प्रयागराज में ये इसकी बात कर रहा है रथ यात्रा की, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जगन्नाथ का नाम से आप सभी के मन में ये आता है कि जगन्नाथ, ये पुरी की जगन्नाथ की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रयागराज की बात हो रही है। लैब ऑन चिप उपकरण, अभी हाल ही में IIT BHU ने क्या किया है, रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए, बीमारियों का पता लगाने के लिए एक लैब ऑन चिप उपकरण विकसित किया है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इस उपकरण को किसने बनाया है, तो IIT BHU ने बनाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए जाने वाले सब्सिडी योजना को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा उसे सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। सरकार मतलब जो भी ग्राहक इसे खरीदेगा तो 3.5 लाख रुपए तक बचा सकता है इसके माध्यम से। इस योजना को अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विंध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल है ना, विंध्यवासिनी देवी जो है तीर्थ स्थल अशुभताओं, यहाँ पर इस विंध्यवासिनी मंदिर पर क्या किया गया, बहुत सारे फैसिलिटी का निर्माण किया गया है। सौंदर्यीकरण के लिए परियोजनाएं लॉन्च की गई है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल, तो ये सब आप याद रखिएगा, है ना, मंत्रालय सब का नाम। आमों की पेड़ों की छटाई, अभी हाल ही में क्या कहा है, आम उत्पादकों को आम के पेड़ों की ऊंचाई को कम करने और उनकी उत्पादकता बनाए रखने के लिए की जाने वाली छटाई के लिए किसी भी सरकारी विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं लेना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम के पुराने बागों के प्रबंधन को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है और किसानों को इस योजना के तहत सब्सिडी भी देगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसी योजना के तहत किया जाता था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्या किया जाता था, किसानों को आम का नया बाग लगाने के लिए 3 साल तक अनुदान दिया जा रहा है ये योजना, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना याद रखिएगा। अभी हाल ही में इसके तहत छटाई के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं लेनी। सारस क्रेन की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के राज्य वन विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस के क्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट UHPC, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो PWD विभाग हैं, इन्होंने UHPC डेवलप करने के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा UHPC का, तो सिविल कार्यों में, जहां भी कोई भवन निर्माण, बिल्डिंग वगैरह, पुल वगैरह बन रहे हैं तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में क्या होता है, M60 सीमेंट का उपयोग किया जाता है। हम लोग जो अपने घरों में सीमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है M60 सीमेंट। ये काफी पॉल्यूशनकारी होता है, इसको बनाने से लेकर के इसको यूज करने तक पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन यदि UHPC बन जाएगी तो इसका सेल्फ लाइफ लंबा होता है और इसकी तुलना में ये 4 से 6 गुना मजबूत भी होता है। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट यानी कि पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता। तो इसीलिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के PWD विभाग ने किसको समझौता किया है, तो IIT कानपुर के साथ MOU साइन किया है कि तुम इसे बना दो, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT इलाहाबाद, इसके विशेषज्ञों ने अभी हाल ही में जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट के साथ जिसका नाम है KIT के साथ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक चार्ट चित्र, फ्लो चार्ट बनवाने तक जो है बनाने के लिए और उन तक पहुंच के लिए एक उपकरण विकसित किया है। तो किसने बनाया, IIIT इलाहाबाद ने किसके साथ, जर्मनी के KIT के साथ, जर्मनी के KIT के साथ एक उपकरण बनाया है जिसका यूज जो है दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकता है, अंधे जो व्यक्ति होते हैं वो कर सकता है।
शीघ्र बिजली पहचान प्रणाली, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून के दौरान जो बादल गरजती हैं, बिजली कड़कती हैं, इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए जो है इस पहचान प्रणाली को क्या किया है, विकसित किया है। इससे पहले थंडर नामक एक ऐप भी विकसित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन अब राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर पहल करना चाहती है। दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी सश्रुतम, सश्रुतम क्या है, सश्रुतम एक संगोष्ठी है, अभी इसे एम्स के द्वारा आयोजित किया गया था। एम्स के शल्य चिकित्सा विभाग ने क्या किया था, सुश्रुत जयंती के अवसर पर, एम्स के शल्य चिकित्सा विभाग ने सुश्रुत जयंती के अवसर पर इस शल्य चिकित्सा पर दूसरी संगोष्ठी सुश्रुतम का आयोजन किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सश्रुतम क्या है, तो ये एक संगोष्ठी है, एक सम्मेलन है, जिसे सर्जरी के जनक सुश्रुत के सम्मान में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। सुश्रुत जो है ये काशी बनारस के विद्वान थे और ये 7वीं सदी ईसा पूर्व, ये भगवान महात्मा बुद्ध सबके समकालीन थे, ठीक है ना। इस समय इसका जन्म हुआ था और काशी बनारस के विद्वान थे, इसी ने सर्जरी का आविष्कार किया था, ठीक है। सुश्रुत के 5 खंड हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थानम और कल्प स्थानम, तो ये भी आप याद रखिएगा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान, इस योजना के तहत सरकार जो है वृक्षारोपण अभियान चला रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, इसके माध्यम क्या कर रही है सरकार, कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय भी बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य है कि नदी के तटों पर पेड़ लगाना है, कितना 3.7 करोड़ पेड़ लगाना है इस योजना के तहत। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश करके सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य है नदी के किनारे, है ना, याद रखिएगा, नदी किनारे पेड़ लगाना है और कुल 3.5 करोड़ पेड़ लगाना है। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, मेरठ में, ठीक है, मेरठ में स्थित है। अभी हाल ही में इन्होंने अनुसंधान और शैक्षिक सहयोग बढ़ाने के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी ने ब्राजील के यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है, तो मेरठ की वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी ने। बाई ग्रहों की खोज, अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के एक सहायक प्रोफेसर हैं जिन्होंने सूर्य जैसे एक तारे की परिक्रमा करने वाले एक बड़े बाह्य ग्रह की खोज की है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में एक एक्सो प्लैनेट की खोज किसने किया है, तो आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने किया है। बाघों की मृत्यु, अभी हाल ही में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में प्राकृतिक कारणों से, अवैध शिकार से या फिर अन्य कारणों से कुल मिला के 628 बाघों की मौत हुई है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में बाघों की मौत हुई है, ये डाटा सालवाज दिया है, जिसमें 2023 में सबसे ज्यादा मौतें हुई है, ठीक है। अनुभूति कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इसे इटावा की लायन सफारी पार्क ने शुरू किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अनुभूति कार्यक्रम किस चीज से संबंधित है, तो अनुभूति कार्यक्रम बाघ संरक्षण से संबंधित है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है, और इसे इटावा जिले के जो लायन सफारी पार्क है इस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है दोस्त। अब हम लोग जो है सितंबर 2024 पर आ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी सितंबर 2024 महीने में। इस 3 में एक जो है उत्तर प्रदेश के लिए, मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं, और 3 में से बाकी 2 जो हैं साउथ इंडिया के लिए, मदुरै से बेंगलोर तक और चेन्नई से नागरकोइल तक। उत्तर प्रदेश सरकार की वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, इसे 4 अरब डॉलर की निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा। इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में आईटी के साथ आईटीईएस में दोगुनी वृद्धि करना। इसका फोकस क्षेत्र होगा उद्योग, ई कॉमर्स, शिक्षा, सेवा, पर्यटन और अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि करना। इससे उत्तर प्रदेश के कुल 5 जिले नोएडा, लखनऊ, कानपुर, बनारस और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया, ठीक है, इन 5 शहरों में। आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम एमडीपी, इसे 2 से 6 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसे पंचायती राज मंत्रालय और आईआईएम बोधगया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम में 5 जो है इस राज्य ने भाग लिया था, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, और इसमें उत्तर प्रदेश ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था, बोधगया में, लेकिन इसमें इन 6-7 राज्यों में उत्तर प्रदेश ने भी भाग लिया था।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इसमें कुल 131 शहरों को स्थान दिया गया था। इसमें शीर्ष स्थान पाया उत्तर प्रदेश, सूरत शहर ने गुजरात के, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो शीर्ष शहर था आगरा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में क्लीन एयर में इसमें उत्तर प्रदेश का आगरा शहर जो है टॉप स्थान पर आया था, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में से तीसरा स्थान दिया गया था। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे स्वच्छ वायु जो शहर है वो है मुरादाबाद और तीसरा रायबरेली। ठीक है, इसे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है इसी रिपोर्ट, और ये 2019 से जारी किया जाता है। अयोध्या को सौर ऊर्जा हब बनाने की योजना, 5,000 आबादी वाले हर गांव में आदर्श सौर गांव बनाए जाएंगे और 50,000 सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है ना। इसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके तहत यदि कोई 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएगा तो उसे 65,000 रुपये लगेंगे, लेकिन उसमें 30,000 रुपये जो है सरकार देगी सब्सिडी के रूप में। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसे भी 2019 में शुरू किया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मतलब होता है घर के छत पर पैनल लगाना, और कुसुम योजना के तहत खेतों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं ताकि दमकल चलाया जा सके। तो इसे 2019 में चलाया गया था और इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। दोनों में अंतर समझिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कुल मिला के 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घर सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। और इस 18 नए फुटबॉल स्टेडियम के साथ साथ 827 ब्लॉक में फुटबॉल ग्राउंड बनाने की भी घोषणा की गई है। इसे खेलो इंडिया योजना के तहत जो है इस योजना को शुरू किया गया। तो ये आंकड़े याद रखिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18 नए स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे ग्राउंड हैं उसे ब्लॉक लेवल पर स्थापित किए जाएंगे। कुल मिला के 827 ब्लॉक है ना। इन ब्लॉकों में इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। सस्टेनेबल इंडिया की सस्टेनेबल रियल एस्टेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो सस्टेनेबल इंडिया के द्वारा जारी किया गया है ना। इसमें शीर्ष स्थान किसने पाया है? तो महाराष्ट्र ने सबसे पहले स्थान पर, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसमें दूसरे स्थान पर पाया है। सस्टेनेबल इंडिया की सस्टेनेबल रियल एस्टेट रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने दूसरे स्थान पाया है। ठीक है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कहां पर स्थापित किया गया है? तो आईआईएम लखनऊ में इसकी स्थापना, इस एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना आईआईएम लखनऊ में की गई है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इसे किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साझेदारी के साथ शुरू किया गया है, और इसके तहत 3 केंद्र भी बनाए जाएंगे, लखनऊ, गोरखपुर के साथ साथ ग्रेटर नोएडा अथवा मेरठ, इन दोनों में से किसी एक ही जगह पर। ये 4 मत समझिएगा, गोरखपुर लखनऊ तो है ही, लेकिन नोएडा और मेरठ किसी 2 में से अभी जिले का सेलेक्ट नहीं हुआ है। यदि हो जाएगा तो दोनों में से कोई एक ही जिला होगा। ठीक है, गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल होगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 सैनिक स्कूल की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें पहला झांसी, अमेठी, मैनपुरी, लखनऊ और अब ये गोरखपुर मिला के ये 5वां हो जाएगा। ठीक है, सैनिक स्कूलों का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय की एक यूनिट है सैनिक स्कूल सोसाइटी, इसके द्वारा इसकी देखभाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर नीति और निवेश, उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर और निवेश, इसका उद्देश्य है 30,000 करोड़ रुपए का निवेश पाना। उत्तर प्रदेश में 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत इसकी क्षमता 900 मेगावाट होगी। इसमें कुल मिला के ये 3-4 कंपनियां जो है, जिसमें भारत की हीरानंदानी कंपनी, अडानी कंपनी और विदेशी कंपनी में है एनटीटी जापानी कंपनी और वेववर्क्स, इन चारों कंपनी के द्वारा 8 डेटा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसकी कुल क्षमता 900 मेगावाट होगी। इसे उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत स्थापित किया जाएगा, और इस नीति के तहत इन कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाएगी, पूंजीगत सब्सिडी भी दी जाएगी, भूमि सब्सिडी भी दी जाएगी, ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी और स्टाम्प शुल्क से मुक्ति भी दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स तक आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हायर एजुकेशन प्रोत्साहन पॉलिसी 2024, इसका उद्देश्य है हायर एजुकेशन तक व्यापक पहुंच बढ़ाना, संस्थागत सुधार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और विविध जनसंख्या समूहों के बीच समानता सुनिश्चित करना। ये सब इसका जो है उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सकल नामांकन अनुपात, यानी कि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। साथ ही कौशल विकास के माध्यम से रोजगार क्रिएट करना भी इस
हायर एजुकेशन, उत्तर प्रदेश की जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्त। स्वच्छता अभियान, अभी हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई थी 2 अक्टूबर को। इसी में इसी दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी स्थानीय शहरों में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म दिवस और जो है जयंती मनाई जाती है। इस बार इसकी 155वीं जयंती मनाई गई थी। शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान, शून्य गरीबी अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जयंती के अवसर पर। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश में गरीबी मिटा देना, यानी कि शून्य गरीबी का मतलब क्या? गरीबी को मिटा देना। ठीक है, अब पता ना गरीबी मिटे ना मिटे, लेकिन गरीब जरूर मिट जाएगा। जो आजादी के 70-80 सालों में नहीं हो पाया, 1 साल में ये गरीबी मिटा देगा। अब देखिए क्या होता है, 1 साल तो होने ही वाला है। ठीक है, इसके लिए जीरो पॉवर्टी पोर्टल शुरू किया गया है, इसे फैमिली आईडी पोर्टल भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृति, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति के तहत बुंदेलखंड में सोलर पार्क, अभी देखा था ना हमने, 2000 मेगावाट की सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर 1500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में और विस्तारित करने की योजना है। इसकी अपेक्षित क्षमता 450, ये दूसरी बार है। 2000 मेगावाट तो है ही, ये 450 मेगावाट फिर से जोड़ दिया गया इसमें। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि 2026-27 तक हम उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट जो है 22 गीगावाट बिजली केवल सौर ऊर्जा से उत्पादन करना चाहती है। अगस्त 2024 तक उत्तर प्रदेश सरकार की जो कुल मेगावाट क्षमता थी सौर ऊर्जा, वो 3,500 के आसपास पहुंच चुकी थी, लेकिन इसे 2027 तक 22,000 मेगावाट, यानी कि इसे और 19,000 मेगावाट चाहिए। तो अभी लंबा सफर तय करना है इसे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध, इसे भारत का रेडियो मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इसने क्या किया है, 1920 से लेकर के 2010 तक जितने सारे रेडियो की वैरायटी आई थी सभी का कलेक्शन करके रखा है। इसके पास 1297 टाइप्स के रेडियो हैं, है ना, 1250 प्रकार के रेडियो हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, क्या किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक दूसरे व्यक्ति थे एम प्रकाश, जिसके पास 625 रेडियो था। इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है इसके द्वारा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो, इसे उत्तर प्रदेश, इसमें साझेदार देश वियतनाम को मनाया गया है। यह शो उत्तर प्रदेश की जो है व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, संस्कृति, भोजन और नवाचार पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था एमएसएमई, ओडीओपी, जीआई उत्पादों पर जोर देते हुए वैश्विक निवेश केंद्रों के रूप में उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई स्थिति को बढ़ावा देना, साथ ही उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन बनने का, इकोनॉमी बनने का जो सपना है उसे भी पूरा करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, गन्ना टाइगर्स, गन्ना टाइगर्स क्या मतलब है? गन्ना टाइगर्स का मतलब है कि अभी हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में क्या किया गया है, यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हो ना कि यहाँ पर वनों की कटाई के कारण आवास में क्या होता है, टाइगर्स के आवास में, जंगली जानवरों के आवास का हनन हो रहा है। तो ये टाइगर्स जंगल से निकल करके अगल बगल के जो गन्ने के खेत हैं उसमें जाके घुस जाते हैं। ठीक है, और वहां पर खेत किसानों के द्वारा मार दिया जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि यहाँ गन्ने के खेत में से 10 से ज्यादा जो है बाघ रहस्यमयी तरीके से मौत जो है या तो गायब मिले हैं, या फिर या तो शिकार किए होंगे या फिर भागे होंगे वहां से। ठीक है, गन्ना टाइगर्स उन्हें कहा जाता है जो जंगल के बजाय गन्ने के खेतों में रहते हैं। ठीक है, अब जो है ये घने आवरण प्रदान करते हैं ना गन्ने के खेत, चूंकि ज्यादा घना होता है, और शिकार भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर गीदड़ जैसे जानवर जो पाए जाते हैं। ठीक, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के साथ साथ शाहजहांपुर जिले में भी स्थित है। 2014 में टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। 2020 में इसे पिछली 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी के कारण टेम्पल्टन पुरस्कार, TX2 पुरस्कार दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। लेकिन अब जब देख रहे हो ना टाइगर की संख्या में कमी हो रही है, तो इसे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है इस टाइगर रिजर्व को। मिशन शक्ति पहल 5.0, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए इस शक्ति पहल को शुरुआत किया गया। तो ये याद रखिएगा कि मिशन शक्ति पहल का क्या उद्देश्य होता है। मिशन शक्ति पहल 5.0 का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध कराना। ये योजना अक्टूबर 2024 तक बनारस, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में 18 नए सखी निवास छात्रावास खोलने की योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा। स्ट्रीट रेस रद्द कर दी गई है। सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए एक ग्रेटर नोएडा में जो है
इसका आयोजन किया जाना था लेकिन रद्द कर दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन सी प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी यहाँ पर। तो एक फार्मूला 1 जो है रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी लेकिन इसे रद्द कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। खाद्य पदार्थों में मिलावटों पर अध्यादेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावटों से संबंधित उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने क्या किया है, एक अध्यादेश जारी किया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है ये किस विषय पर जारी किया था। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने इस अध्यादेश को जारी किया था। संपूर्णानंद स्टेडियम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। तो कहां पर यह स्थित है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का बनारस दौरा हुआ था पिछले साल, इसी में बनारस के संपूर्णानंद स्टेडियम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इसकी लागत 325 करोड़ रुपए है और इसकी लागत से 20 से अधिक खेलों के लिए यहाँ पर बुनियादी ढांचे शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एक दूसरी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। अस्पताल का उद्घाटन भी किया। जब उत्तर प्रदेश में दौरा किया था बनारस में पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने अपनी बनारस दौरा के दौरान आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन किया था। कहां पर, बनारस में। ठीक है, न्यू नोएडा सिटी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग सिटी न्यू नोएडा सिटी विकसित करने के लिए मंजूरी दी है। ये इसकी फैलाव जो होगा 209 वर्ग किलोमीटर में होगा और इसे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों में 84 गांवों में इसे स्थापित करने की योजना है। तो ये जो न्यू नोएडा सिटी है इसे इन दो जिलों में स्थापित किया जाएगा और इसे 209 वर्ग किलोमीटर में फैला रहेगा। इसे 2041 तक डेवलप किया जाएगा। ग्रीन अयोध्या फंड। अयोध्या शहर ने सतत शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस फंड को लॉन्च किया है। यह फंड जो है अपशिष्ट निपटान, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी हरित स्थानों और प्रदूषण न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को हेल्प करेगी। ठीक है, लाइव बस ट्रैकिंग। लखनऊ सरकार ने क्या किया है, बस स्टैंड पर अब बसों की लाइव ट्रैक लोकेशन दिखाने के लिए टीवी स्क्रीन लगाने की घोषणा की है। अब तक क्या होता था, बस यदि लेट हो जाए तो लोग इधर उधर पूछते रहते थे दुकान वालों से कि भाई बताओ ये बस कहाँ जाएगी, कब आएगी, कितने बजे आएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ विभाग है, लखनऊ जिले प्रशासन ने बसों की लाइव स्क्रीन दिखा दी है। जैसे कि वो होता है ना, रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं कि ये बस इतने बजे आने वाली है, तो इसी तरह की चीजें यहाँ पर शुरू किया है। महाकुंभ 2025 के प्रतीक का अनावरण। अक्टूबर 2025 में महाकुंभ के प्रतीक का अनावरण किया गया था। ठीक है, यह प्रतीक जो है धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। ये पौराणिक समुद्र मंथन से निकले पवित्र अमृत कलश को दर्शाता है। तो ये जो कुंभ है इसका प्रतीक क्या था, अमृत कलश। ठीक है ना, अमृत कलश को बनाया गया था और ये समुद्र मंथन से निकले पवित्र अमृत कलश से संबंधित है। तो यह भी याद रखिएगा, इस समुद्र मंथन के थीम पर आधारित है। नाइलीट का उद्घाटन। ये पीलीभीत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का कैंपस स्थापित किया गया है। कहां पर, पीलीभीत में। इसे केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इसे लॉन्च किया था। पीलीभीत दौरे के दौरान इसने ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में 14 करोड़ रुपए की लागत से नाइलीट सेंटर का उद्घाटन किया था। पीलीभीत का यह तीसरा सेंटर नाइलीट सेंटर होगा। यह सेंटर युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी कौशल में भी जो है प्रशिक्षित करेगा और यह सेंटर देश में साइबर क्राइम के खिलाफ भी एक सशक्त कदम होगा। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखिएगा। 47वां कारपेट एक्सपो मार्ट। कारपेट एक्सपो का मतलब होता है कालीन निर्यात संवर्धन परिषद। इसे सीपीईसी के वस्त्र मंत्रालय के अधीन है। इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था 15 से 18 अक्टूबर तक। कहां पर आयोजित किया गया था, भदोही में। उत्तर प्रदेश के भदोही में इसका आयोजन किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि थे, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह इसके जो है मुख्य अतिथि थे। इसमें 67 देशों के कालीन निर्यातक और खरीदार इसमें भाग लिया था। पुल निर्माण। बनारस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग पर गंगा नदी पर एक नए पुल निर्माण की घोषणा की गई है और लगभग इसकी 2642 करोड़ रुपए की लागत होगी और अगले 4 वर्षों में यानी 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वायुसेना प्रदर्शनी। अभी हाल ही में वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर, इस हेलीकॉप्टर का याद रखिएगा, सारंग हेलीकॉप्टर की प्रदर्शनी टीम ने कानपुर एयरफोर्स की बेस पर क्या किया था, अपनी जो है 92वीं वर्षगांठ मनाई थी।
इंडियन एयरफोर्स का जब 92वां वर्षगांठ मनाया गया था, तो इस पर उसकी जो सारंग हेलीकॉप्टर है इसने अपनी प्रदर्शनी दिखाई थी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की वायुसेना दिवस का थीम था इंडियन एयरफोर्स पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, अंग्रेजी काल में ही। इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम, यानी कि शान से आकाश को छूना। ये गीता के 11वें अध्याय का जो है अध्याय से लिया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बाघ गणना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के देवरिया माला और जो है महोफ वन रेंज में 402 ऑटोमेटिक कैमरों के द्वारा जो है बाघों की गिनती शुरू की गई थी। यह गिनती किसके द्वारा? एनटीसीए के द्वारा आयोजित किया गया था, और इससे पता चला है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 71। ये आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में के पीलीभीत में कितने टाइगर हैं? 71 टाइगर हैं। परियोजना का उद्घाटन, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जिले में 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लोकार्पित किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एनसीसी नदी अभियान, ये क्या है? तो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल ने इसे लॉन्च किया था, और एनसीसी ने कानपुर के अटल घाट से लेकर के कोलकाता तक, कानपुर घाट से लेकर के कोलकाता तक एक विशेष नदी नौवहन अभियान शुरू किया है। एनसीसी नदी अभियान एक नौवहन अभियान है जिसमें एनसीसी के लोग इसमें शामिल होंगे। इसे एनसीसी के डायरेक्टर जनरल गुरमीत पाल सिंह ने इसे शुरू किया था। एनसीसी की स्थापना 1948 को की गई थी, और इसका उद्देश्य है युवाओं में अनुशासन, चरित्र, भाईचारा, नेतृत्व को विकसित करना। नवंबर 2024, ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, इसे पीलीभीत और गोरखपुर जिले में इस योजना की शुरुआत की गई है। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? पीलीभीत और गोरखपुर में। ठीक है, इसे जो है माइटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवा प्रदान करने और डिजिटल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटना। इसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा जिलों में ही इसे स्थापित पंचायतों को मॉडल केंद्र बनाने के लिए शुरू किया गया। केवल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर जिला में ही शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है नागरिकों को ई गवर्नेंस, वित्तीय, डिजिटल शिक्षा सब प्रदान करना, समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सौर ऊर्जा विस्तार योजना, सौर ऊर्जा विस्तार योजना, इसे कहां से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में कुल 25 लाख सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट भी याद रखिएगा, सोलर पैनल लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान आया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब तक 53,000 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है, इसके तहत यदि कोई 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है तो सरकार उसे 45,000 रुपये सब्सिडी देगी, जिसमें 30,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 15,000 रुपये राज्य सरकार देगी। इसी तरह यदि 2 किलोवाट पैनल लगाता है तो कुल 90,000 का सब्सिडी दिया जाएगा, और यदि 3 किलोवाट से अधिक का पैनल लगाता है तो उसे 1,08,000 रुपये की दिया जाएगा, नगद दिया जाएगा। नंदिनी कृषक योजना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत कुल यहाँ पर 4 इकाइयां स्थापित करके इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और डेयरी किसानों की इनकम को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इस नंदिनी कृषक योजना को नंद बाबा मिशन के तहत जो है एक हिस्से के रूप में इसे लॉन्च किया गया, नंदिनी कृषक योजना। इसका उद्देश्य है मवेशियों के नस्ल में सुधार करना, साथ ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। इसमें सब्सिडी प्रदान की जाएगी यदि गाय की खरीद करता है, उसका संरक्षण करता है, उसके रखरखाव करता है तो। ठीक है, शुरुआती चरण में यह योजना 10 मंडलों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत शाही, गिर, थारपारकर और गंगातीरी नामक जो गायों की नस्ल है इसे दिया जाएगा। यह योजना 2 जून 2024 में ही लॉन्च किया गया था नंद बाबा मिशन के रूप में। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, तो यह भी याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान पहले स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग पंचायत सम्मेलन, इसे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के सहयोग से। ठीक है, इस साल का विषय था ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। ईज ऑफ लिविंग पंचायत सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था?
उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। तो इस प्रकार के जो सम्मेलन वगैरह है ना, कोई सम्मेलन संगोष्ठी, ये पूछी जाती है कि ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इस प्रकार की बातें पूछी जाती है, ये आप याद रखिएगा। गीडा, गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना। तो अभी हाल ही में गीडा का 35वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था और इस समारोह के दिन 1068 करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 को किया गया था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत जो है गीडा का गठन किया गया था। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रतियोगिता, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 26 से 30 नवंबर के बीच। ये 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के भीतर इसे आयोजित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कहां पर मनाया गया था? तो इस साल उत्तर प्रदेश के राज्य फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में मनाया गया था। ठीक है, कहां पर मनाया गया था? लखनऊ में फोरेंसिक इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव, इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया था। 15 से 20 नवंबर तक इसे मनाया गया था। इसे बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया था। बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। इसे राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन का जो उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही किया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार 2024, प्रधानमंत्री बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2024 दिया गया था। इसमें हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया था और उर्दू के लिए शमसूल इस्लाम फारूकी को दिया गया था। ठीक है, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत 35 वर्ष तक के आयु के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2011 में की गई थी। लेखक को 50,000 रुपए की नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। गंगा नदी प्रदूषण पर एनजीटी का निर्देश, अभी हाल ही में गंगा नदी के प्रदूषण से निपटने के लिए एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि प्रयागराज में गंगा नदी प्रदूषण से निपटने में एनजीटी को लगा कि सीवेज ट्रीटमेंट में 128 mld का अंतर है। इसका मतलब है कि बिना उपचार किए, बिना ट्रीटमेंट किए पानी को गंगा नदी में भेजा जा रहा था। इसलिए एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्या किया है? सुधार करने का निर्देश जारी किया है। कांवड़ यात्रा मार्ग का निर्माण, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग के निर्माण के लिए गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के 3 जिलों में 1.12 लाख से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। C-295 फुल मोशन सिमुलेटर IAF, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने आगरा वायुसेना स्टेशन पर C-295, ये विमान का नाम है, ठीक है, इस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यानी कि इस विमान का निर्माण जो है इसी स्टेशन पर किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन 11 नवंबर 2024 को एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने किया था। साइबर सुरक्षा कार्यशाला, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? माइटी के द्वारा। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में इस साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। ठीक है, NAGD की स्थापना की गई थी 2009 में माइटी के द्वारा। मदरसा शिक्षा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता दी है। यानी कि इसकी मान्यता को चुनौती दी गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता प्रदान की। क्यों मान्यता प्रदान की? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है AMU का अल्पसंख्यक दर्जा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर 1967 के अजीज बाशा मामले के अपने फैसले को पलट दिया है। तो 2 चीजें याद रखना है कि ये AMU के अल्पसंख्यक दर्जे वाला और दूसरा अजीज बाशा मामला किस चीज से संबंधित है। तो अजीज बाशा मामला 1967 में आया था और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने से संबंधित है ना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है ना, क्योंकि यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे यह फैसला 1967 में दिया गया था। लेकिन
अब इस फैसले को पलट दिया गया, यानी कि यह संस्थान कहा था कि अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन अब कहा गया कि अल्पसंख्यक संस्थान है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। रामगढ़ महाराजगंज में पुरातात्विक खुदाई, अभी हाल ही में महाराजगंज के रामगढ़ में क्या किया गया, पुरातात्विक खुदाई की, पुरातात्विक दिनों ने खुदाई की है, और इससे पता चला है कि 2000 वर्ष पुरानी यहाँ पर ईंट, मिट्टी की सुराही और कलात्मक दीवार और पत्थर के पाए गए हैं। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से 2000 वर्ष पुरानी ये चीज प्राप्त हुई है ना, तो महाराजगंज जिले से। इस संरचना में ये पाई गई है कि ये भगवान बुद्ध के 8वीं अस्थि कवलेशों से जुड़े हो सकते हैं, ये भगवान बुद्ध से संबंधित पुरातत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का विस्तार, ये करंट अफेयर्स फिर से चर्चा में आ गया है। संस्कृत शिक्षा को समर्थन देने और छात्रों की पात्रता वित्त पोषण बढ़ाने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। अब नया बजट दिया गया है, सरकार ने 586 लाख रुपए बजट दिया गया है। इसके तहत 69,000 छात्रों को सहायता दी जाएगी। पहले केवल 300 लाभार्थियों को ही दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें क्या क्या किया गया, अब इसमें सख्त आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब सभी योग्य संस्कृत छात्रों के लिए खुला जाएगा। पहले हमने योजना पढ़ा था 1-2 महीने पहले वाले करंट में कि इसमें 50,000 की सीमा लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पर आयु सीमा भी थी, तो अब इसे दूसरी बार में इसे आयु सीमा को भी हटा दिया गया है। तो ये लगातार 2-3 बार पिछले साल चर्चा में आया है, तो ये एक तरह से MVVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पिछले 1 साल में 3-4 बार चर्चा में आ गया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिदेशक, पुलिस DGP की चयन और नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति के नए नियम बनाए हैं। इसके नियम का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस DGP चयन और नियुक्ति नियमावली 2024। इसमें केवल वे अधिकारी ही DGP नियुक्त किए जाएंगे जिनकी सेवानिवृत्ति से कम 6 माह का अवशेष समय है। यानी इससे कम यदि किसी के पास रिटायर होने का समय है तो वो उसे DGP नहीं बनाया जाएगा। नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष तक किया जा सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति केवल 2 वर्ष तक ही DGP बना रह सकता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2 वर्ष से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश का DGP नहीं रह सकता कोई व्यक्ति। ठीक है, सत्ताईसवां IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, अभी हाल ही में भारत के ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन यानी कि WPMC पर 27वां IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य शोधकर्ता, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को वायरलेस संचार में प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। थीम इसकी है सिक्योर 6, यानी कि ये 27वां IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का थीम है सिक्योर 6 जनरेशन AI नेक्सस वेयर टेक्नोलॉजी मीट्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह है ना, कहाँ मनाया गया था, BHU में। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कहाँ मनाया गया था, BHU में। कब मनाया जाता है, तो 18 से 24 नवंबर तक ये मनाया जाता है। भूमि अधिग्रहण नीतियों के विरुद्ध किसानों का प्रदर्शन, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने यह आंदोलन किया था ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय के ऑफिस के सामने। किस लिए किया था, तो भूमि अधिग्रहण नीतियों के विरुद्ध किसानों ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था भारतीय किसान यूनियन BKU ने। ठीक है, ये लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अपनी कृषि भूमि देने के बावजूद भी उसे उचित मुआवजा या विकसित भूखंड नहीं दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का रत्न और आभूषण निर्माण क्षेत्र, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ को उत्तर प्रदेश के आभूषण विनिर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए फैसला लिया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को क्या किया है, रत्न और आभूषण निर्यात के लिए एक हब बनाने की कोशिश की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ को इस प्रकार के हब बनाने की कोशिश की है। और इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश के कुछ और भी शहर हैं जिसे आभूषण निर्माण केंद्र या व्यापार केंद्र के रूप में केंद्रित जो है किया गया है, लक्षित किया गया है। जैसे मेरठ तो है ही, इसके साथ साथ लखनऊ, नोएडा और मुरादाबाद, कानपुर और आगरा भी शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रत्न और आभूषण क्षेत्र न केवल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भारत के कुल वस्तु निर्यात में इसका योगदान 10 से 12% है। यानी कि
पूरे भारत से जितना वस्तु का निर्यात किया जाता है उस वस्तु निर्यात में 1/10वां भाग केवल उत्तर प्रदेश के रत्न और आभूषण क्षेत्र का है। और उत्तर प्रदेश के चमड़ा वगैरह सब आप शामिल कर दो तो कितने सारे हो जाता है ना। सितंबर 2024 सॉरी दिसंबर 2024 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का पहला राज्य जिसने जीईएम प्रणाली को पूरी तरह से अपना लिया है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने केंद्र सरकार की जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जीईएम प्रणाली का उद्देश्य है भ्रष्टाचार को समाप्त करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना। इस जीईएम प्रणाली का क्या प्रभाव होगा? इस जीईएम प्रणाली को अपनाने से उत्तर प्रदेश को सालाना 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जीईएम की क्रियान्वयन अभी हाल ही में सरकार ने ट्रायल के रूप पर इसे उपयोग भी किया था अभी हाल ही में। ठीक है। प्रशासन गांव की ओर अभियान, प्रशासन गांव की ओर अभियान इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव की ओर अभियान नामक अभियान शुरू किया था। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? तो 19 से 24 दिसंबर के बीच चलाया था। इसमें 700 से अधिक जिला कलेक्टरों की भागीदारी से शुरू किया गया था। ये पूरे भारतवर्ष में चलाया गया था। इसमें सार्वजनिक शिकायतों के समाधान शुरू किया गया था। समाधान पर सुशासन सप्ताह 11 से 18 दिसंबर के बीच मनाया गया था सुशासन सप्ताह। मां की रसोई पहल, इसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इसे प्रयागराज जिले में लॉन्च किया गया था। प्रयागराज जिले के रानी नेहरू अस्पताल में इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत केवल 9 रुपए में भोजन दिया जाता है। मां की रसोई योजना के तहत केवल 9 रुपए में भोजन दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुना होगा आप लोगों ने, उसी के तहत जो है अभी हाल ही में SCR, NCR तो सुना होगा, NCR दिल्ली, ऐसे ही SCR दिल्ली का भी SCR यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र का भी गठन करने की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा 19 जुलाई को ही कर दी गई थी, लेकिन बाद में फिर इसमें नए जिलों की घोषणा कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर SCR की भी गठन करने की घोषणा की है। इस SCR में 6 जिले शामिल होंगे, जिसमें लखनऊ और उसके अड़ोसी पड़ोसी जो जिले हैं लखनऊ से सटे हुए, जिसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबांकी के 27,826 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र शामिल होंगे। और इस सभी के क्रियान्वयन के लिए एक SCR प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इस SCR प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री और इसका उपाध्यक्ष होगा राज्य का मुख्य सेक्रेटरी, चीफ सचिव जो होगा, चीफ सेक्रेटरी, ये इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होगा। उत्तर प्रदेश की पहली ग्रीन सड़क मेरठ में बनाया गया है। इसे प्रधानमंत्री ग्रिड्स योजना के तहत डेवलप किया गया है, मुख्यमंत्री ग्रिड्स योजना के तहत। ये 2.15 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसे ये उपाधि प्रदान की गई है ग्रीन सड़क की। इस परियोजना की लागत 40 करोड़ रुपए है और इसे जून 2026 तक डेवलप कर लिया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत, इसे 14 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमे के साथ साथ प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों को भी समाधान करने की कोशिश की गई है। अनुपूरक प्रश्न, ये एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। जब बजट में कोई राशि कम पड़ जाती है ना, तो राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि उसके साथ साथ एक अनुपूरक बजट यानी कि दूसरा बजट भी पारित किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ठीक है। इस बजट को बिजली, कृषि, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और लोक निर्माण के लिए धन आवंटित किया गया है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया है। इस 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक होगा अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण यूनिवर्सिटी, कानपुर में कृषि यूनिवर्सिटी, आगरा में शारदा यूनिवर्सिटी, हापुड़ में GS यूनिवर्सिटी और बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी। तो इन 5 के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने प्योर करंट अफेयर्स, जो स्टैंडर्ड लेवल के करंट अफेयर्स हो सकते हैं स्टेट PCS के लिए, वो हमने आपके समक्ष जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया है। संरक्षित पुरास्थल, मेरठ के हस्तिनापुर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक संरक्षित स्थल के रूप में नामित किया है। ये मेरठ के जो हस्तिनापुर है, ये महाभारत काल के कौरव और पांडवों की कभी राजधानी हुआ करती थी। इसे अभी पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया है।
नोएडा हवाई अड्डा, अभी हाल ही में यहाँ से पहली जो है उड़ान भरी गई थी। ठीक है, अभी हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जिसे जेवर एयरपोर्ट कहा जाता है, इसकी पहली उड़ान यहाँ से भरी गई है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल और औद्योगिक विकास, अभी हाल ही में माइटी के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग ने उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड के साथ मिलकर लखनऊ में क्या किया है, एक डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, तो इसे लखनऊ शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, केन्स पैक कैन निर्माण यूनिट, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने कैन निर्माण इकाई स्थापित किया है, तो अभी हाल ही में पोलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है केन्स पैक, पोलैंड की एक कंपनी है। इन्होंने 1300 करोड़ रुपए की लागत से अपना कैन बनाने की एक यूनिट बनाई है। आपने देखा होगा ना, कोका कोला जैसी कंपनियां जो है, या फिर दूसरे जो रेड बुल जैसी जो कंपनियां होती है, वो कोल्ड ड्रिंक को कैन में बेचता है ना, तो इसी कैन को बनाएगा ये। और इसकी कंपनी कहाँ पर स्थापित कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। ये प्लांट कहाँ पर, उन्नाव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मदरसा शिक्षा संशोधन अधिनियम 2004 में अभी हाल ही में संशोधन किया गया। तो ये जो मूल संशोधन था ये 2004 में पारित किया गया था, जिसे अभी हाल ही में संशोधन किया गया। इस संशोधन में क्या किया गया है, इससे हायर एजुकेशन को इस अधिनियम से बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि अब 12वीं से ऊपर की जो शिक्षा है, 12वीं की ऊपर की शिक्षा अब इसके अधिनियम से बाहर कर दिया गया, इस अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब ये 12वीं के ऊपर के एजुकेशन जो है केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, उसी से प्राप्त किया जा सकता है 12वीं की शिक्षा या ऊपर से ऊपर की शिक्षा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल अयोध्या। अब अयोध्या के साथ साथ वो जो बन गया है ना, तो ये बना जाएगा। अब जो ये बन गया है ना, अयोध्या का जो राम मंदिर बन गया है, तो इसलिए ये अब सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल बन गया। लेकिन इससे पहले ताजमहल था सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल। तो ये डाटा सब याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक आया था पिछले साल। लेकिन ये जो राम मंदिर है, इसके बनने से पहले कौन था, आगरा था। संभल की मुगल कालीन जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, अभी हाल ही में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। संभल की जो जामा मस्जिद थी, इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जामा उत्तर प्रदेश के किस जामा मस्जिद को एएसआई ने अपने नियंत्रण में लिया है, तो संभल की, और ये मुगल काल से संबंधित है। आगरा के हम्माम को संरक्षण, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17वीं शताब्दी के आगरा के हम्माम को अंतरिम संरक्षण में ले लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये हम्माम को भी संरक्षण में ले लिया है। यानी कि अब इसे किसी भी प्रकार के नुकसान यदि होगी तो राज्य सरकार को तुरंत नोटिस चला जाएगा। चंदौसी की ऐतिहासिक बाबरी, चंदौसी की ऐतिहासिक बाबरी, ये उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐतिहासिक बाबरी की खोज की गई है जो 150 साल पुरानी है, यानी कि ब्रिटिश काल की पुरानी है, जो 400 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो इसे भी अभी एएसआई के द्वारा अपने जो है संरक्षण में ले लिया गया है। अब कुछ मिश्रित जो घटनाएं वो देख लीजिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में एनआईए ने मानव तस्करी से जुड़े गिरोहों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के देश के 6 राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे हैं। इस 6 राज्यों में एक उत्तर प्रदेश भी है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव भेजा है। तो ये अब याद रखिएगा कि किसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। ये आप पॉलिटी में पढ़ा होगा ना कि राज्यसभा सदस्य या फिर किसी को हटाने के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, महाभियोग जैसा प्रस्ताव पारित करना पड़ता है ना। तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनियां स्थापित हुई है, उसमें 50% से ज्यादा महिलाओं के अधीन है, महिला उसकी मालिक ही है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एटीएम योजना के तहत अयोध्या के कुल 18 स्थानों पर यह पब्लिक हेल्थ एटीएम लगाया गया। इसमें 7 से अधिक प्रकार की स्वास्थ्य जांच कराई जा सकेगी। तो ये भी आपसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पब्लिक हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया, तो अयोध्या शहर में। यहाँ पर अयोध्या के 18 शहरों में किया गया। इसमें क्या किया जाएगा, 7 से अधिक प्रकार की बीमारियों की जांच की जा सकेगी।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को डिफेंस कॉरिडोर से घोषणा की गई है जोड़ने की, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अभी 10,000 से अधिक उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा चुका है अब तक। औद्योगिक और विकास से संबंधित देख लीजिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3 नए आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, और ये 3 नए आईटी पार्क कहां पर, नोएडा, कानपुर और गाजियाबाद में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना लागू की है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आकर्षित बनाने के लिए टैक्स छूट की पेशकश की गई है। मेक इन यूपी पॉलिसी के तहत 15,000 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है अभी हाल ही में। मेक इन यूपी नीति, जैसे मेक इन इंडिया है ना, ऐसे ही मेक इन यूपी नीति पॉलिसी के तहत 15,000 से ज्यादा स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा चुका है सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खेल नीति 2024 लागू किया है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना। ठीक है, अभी हाल ही में इसके लिए प्रयागराज में एक साइंस सिटी विकसित करने की भी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के 5 नए में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ पर, गोंडा, कौशाम्बी, चंदौली, लखीमपुर खीरी और औरैया में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में की घोषणा की गई है। और 2 नए जिले कानपुर देहात और ललितपुर में जो पहले से मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर इसकी सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित करंट अफेयर्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन यूपी अभियान लॉन्च किया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है, तो अभी हाल ही में ग्रीन यूपी अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाना, है ना। साथ ही गंगा सफाई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के बनारस और प्रयागराज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब होता है नालियों के पानी को साफ करना और तब जाके उसे नदियों में प्रवाहित करना। एक तीसरी योजना है यमुना पुनर्जीवन योजना। इसके तहत आगरा और माथुरा जिले में जल शुद्धिकरण परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, यानी कि यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्रमुख अवसंरचना से संबंधित देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाने के लिए 1,000 एकड़ भूमि आवंटित किया है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, नोएडा शहर में। गोरखपुर में एक नया 6 लेन का ग्रीनफील्ड जो है एक्सप्रेसवे निर्माण की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली सफल उड़ान भरी गई है। ठीक है, लखनऊ वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मिशन शक्ति अभियान, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है उत्तर प्रदेश की। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ शहर में। किस राज्य ने अपने यहाँ EFIR सिस्टम लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में EFIR सिस्टम लॉन्च किया है। पिछली साल काशी विश्वनाथ धाम में कुल मिला के 10 लाख से अधिक श्रद्धालु का आगमन हो चुका था। सरकार ने मथुरा वृंदावन को एक धार्मिक टूरिज्म हब बनाने के लिए विकसित करने के लिए योजना बनाई है। ब्रज विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पर्यटन विकास योजना है। इसके तहत गोवर्धन, गोकुल और बरसाना को सौंदर्यीकरण किया जाएगा इसका, ठीक है, ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान, इस अभियान के तहत 2025 तक 100% कचरा का निस्तारण किया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है ना, तो ऐसे ही। गोरखपुर बनारस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कन्या सुमंगला योजना, है ना, तो ये पूछेगा कि ये योजना किस सरकार की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसके तहत अब तक 10 लाख लाभार्थियों को ये योजना दिया जा चुका है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना किस राज्य सरकार की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। एक जनपद यानी कि हर एक जिले में अब मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अब इसके तहत 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन करेगा 2025 में। कहां पर आयोजित किया जाएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश 2024 के खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग जो है जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक।